स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक बच्चे। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, क्योंकि कल हमने जो है वो प्लांट्स के हवाले से पढ़ा था, आज हम एनिमल्स के हवाले से एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये एक्सक्रीशन जो है इसमें हम जो पॉइंट्स देखेंगे उनका असल में ताल्लुक किससे है कि इसमें मैं अब आप लोगों को सबसे पहले तो बता देता हूँ, क्योंकि हमने ये चंद एक चीजें पहले भी पढ़ी हुई हैं। एनिमल्स मेक देयर excretory products according to given environment। अपने excretory product को, और एक और यहां पर सेंटेंस लिख देता हूं, excretory products and their concentration according to given environment। ये जरा यहाँ पर जो है ये जुमला समझना जरूरी है। इस जुमले को हम जो है अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का मतलब जरा हम जो है वो समझ लेते हैं। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब बेटा ये है कि एनिमल्स को जो जो इन्वायरमेंट अवेलेबल होगा, एनिमल अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में उतना ही कंसंट्रेशन रखेंगे। एक एग्जांपल आपको 10th क्लास से देता हूँ। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर अवेलेबल है तो आपका जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड होगा, और अगर आपकी बॉडी में वाटर अवेलेबल नहीं है और आपकी बॉडी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। बिल्कुल यही बात यहाँ पर जो है वो अभी मैंने लिखी है कि एनिमल्स मेक देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू गिवन एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाया जाएगा। इसकी एग्जांपल में आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है गर्ल्स से। जी गर्ल्स आप लोग इसका आंसर करेंगे। एनिमल्स विद हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट रिलीज मोर वाटर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को आप खुद भी अच्छी तरह पढ़ लें, मैं दोबारा से इसको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है एनिमल्स विद हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट रिलीज मोर वाटर एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जी बच्चे इसका आंसर जो है इसको जरा जस्टिफाई करें, तब हमें हमारी ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगी। एनीबडी? हाँ भाई, आप लोगों का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। जी अच्छा जी, वेल डन आयशा सज्जाद, बहुत अच्छे बच्चे। सर आंसर है क्योंकि वाटर ज्यादा होता है तो इनटेक भी ज्यादा होती है। याद रखिएगा हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि एनिमल जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट में एनिमल को इनफ वाटर अवेलेबल है या वाटर ज्यादा अवेलेबल है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में यानी हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट होने की सूरत में एनिमल वाटर ड्रिंकिंग ज्यादा करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चले हम अपनी एग्जांपल नहीं लेते, हम फिश की एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेश वाटर फिश क्या कर रही थी? जी जल्दी से आंसर कीजिएगा। फ्रेश वाटर फिश का यूरिन में वाटर ज्यादा था या सॉल्ट ज्यादा था? हरी अप हरी अप। सर वाटर। जी फ्रेश वाटर फिश के यूरिन में वाटर ज्यादा था। क्या वजह थी? क्योंकि उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वाटर ऐसे आ जाता था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतना ज्यादा वाटर था, सॉल्ट कम थे, तो वो सॉल्ट को कंजर्व करने के लिए वाटर जो है वो रिलीज करती थी। इससे क्या मतलब है कि इसका एनवायरनमेंट क्या हुआ? फ्रेश वाटर फिश का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोस्मोटिक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए याद रखें कि हमेशा हम कभी भी इस वक्त या अपने किसी टॉपिक में वी कैन नॉट टॉक ओनली अबाउट ह्यूमन। ह्यूमन की तो मर्जी होती है, उसको जितना मर्जी बाहर पानी अवेलेबल है वो पानी पीता है या नहीं पीता, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। डिपेंड करता है जो एनिमल्स हैं जिन जो इस तरह की सलाहियत नहीं रखते, उनके एंगल से बात को अगर समझा जाए तो एक्चुअली जो हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर फिश बेस्ट एग्जांपल है हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट के हवाले से। हाइपोस्मोटिक मीन वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है। इसका उलट है वाइस वर्सा।
एनिमल्स विद हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट रिलीज मोर सॉल्ट एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर बाहर वाटर कम हो, ये देखिए इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इस सेंटेंस का, इस जुमले का, सॉरी इस वर्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें वाटर कम है, और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर कम है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपर ऑस्मोटिक है। इसका मतलब है बॉडी को वाटर भी अवेलेबल नहीं है ज्यादा, लिहाजा बॉडी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी। कितनी वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी, विच मींस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा जी बच्चे? हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन में यूरिन कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? कंसंट्रेटेड। यस, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज्यादा अवेलेबल है। आप पानी पीते हैं लेकिन पानी के साथ सॉल्ट भी आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आपकी बॉडी सॉल्ट को ज्यादा निकालेगी, वाटर को कम रिमूव करेगी। तो इसका मतलब है आपकी जो जो यूरिन होगा, जो एक्सक्रीटरी, असल चीज जो मैटर कर रही है ना बच्चे, वो ये है, द एक्चुअल थिंग इज दिस, आपकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, चाहे वो यूरिन की फॉर्म में निकल रही हो, यूरिया की फॉर्म में, चाहे वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकल रही हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैटर करती है। अगर बाहर वाटर ज्यादा है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर ज्यादा होगा। मैं यहाँ पर जो है इस बात को लिख के बताता हूँ। इफ द इन्वायरमेंट इज हाइपोस्मोटिक, द यूरिन लिख लेते हैं, द यूरिन, या ब्रैकेट में लिख लेते हैं द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विल कंटेन मोर वाटर एंड वाइस वर्सा। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है, हाइपोस्मोटिक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी वाटर ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर कम है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो यूरिया या यूरिक एसिड होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर कम होगा। ये सेंटेंस मैं आपको किस लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आ जाइए बुक की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट इज लेबल्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कब कहा जाता है? जब, क्या कह रहा है वो कह रहा है वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन, हेलो कलर ही नहीं आया, शाबाश, ये आ जाएगा जी, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोस्मोटिक एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट हाइपोस्मोटिक है तो वाटर को भी रिलीज किया जाएगा, और ऐसे मौके पर वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहला सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक्सक्रीशन एक्चुअली नाइट्रोजिनस वेस्ट से ताल्लुक रखती है, लेकिन वाटर को भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाइए, सॉल्ट रिमूव बाय एनिमल्स ऑफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर दीज एनिमल्स। अब वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सॉल्ट क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से उनकी बॉडी ज्यादा क्या रिसीव कर रही है, सॉल्ट। लिहाजा जितना ज्यादा सॉल्ट रिसीव करेंगे उतना ही ज्यादा सॉल्ट को रिमूव भी करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे एनिमल्स के लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट होगा, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट ज्यादा ले रहे हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ज्यादा क्या होगा, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है वो खाता ही गोश्त है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म के यूरिन में यूरिया बहुत ज्यादा होगा। क्या वजह है? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रही है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, और इसीलिए मैंने आपको कहा था शुरू में, मैं बार बार अपना जो है वो सेंटेंस रिपीट करता हूँ। वो सेंटेंस क्या है? ये हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था एक्चुअली सेंटेंस, द रिमूवल of anything from the body depends on the given environment। ये एक ही जुमला डिफरेंट अंदाज में आप लोगों के सामने बार बार आ रहा है, गिवन एनवायरनमेंट एंड अडेप्टेशन ऑफ द एनिमल। एनिमल की जैसी अडेप्टेशन होगी, एनिमल की जैसी अडेप्टेशन होगी, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा होगा वो वैसा ही प्रोडक्ट जो है वो बाहर रिमूव करेगा। दिस इज हाउ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब इस अंदाज से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है
की जाएंगी। किसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर ज्यादा होगा, किसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में वाटर कम भी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जो है वो हम मजीद देखते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो किस किस तरह के होते हैं। ये बच्चे एक ना ध्यान से समझने वाला आर्टिकल है, लिहाजा यहाँ से आगे हम जो है वो इसको जरा तरीके से लेकर चलते हैं, चीजों को जरा ज्यादा कॉन्शियसली लेकर चलते हैं। ये जो मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूं ना, यहाँ ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो आर्टिकल आपको मैं पढ़ाने लगा हूँ, इस आर्टिकल का असल में टाइटल क्या होना चाहिए वो मैं अब यहाँ आपको लिख कर देने लगा हूँ। इस आर्टिकल का टाइटल है द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सी होगी ये किस पे डिपेंड करता है? मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये मैं एनिमल, असल में हम इस वक्त ना एनिमल्स में एक्सक्रीशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एक्सक्रीशन का फिनोमिना अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं एनिमल्स में, वो सारा आगे जाकर आना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ये देख रहे हैं कि एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, चलें बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में प्रोटीन को ब्रेक करके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अगर प्रोटीन को ब्रेक करें, अगर ऑर्गेनिज्म किसको ब्रेक कर रहे हैं, यहां पर हम साथ साथ देखते जाएंगे। देखें, ये इन्होंने पहले लिखा हुआ है, मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में एक्सेस नाइट्रोजन सिर्फ कब आती है? जब हम नाइट्रोजन का इनटेक भी ज्यादा करें, और ज्यादातर हम नाइट्रोजन का इनटेक किस सूरत में ज्यादा कर रहे होते हैं? प्रोटीन खा के, क्योंकि फैट में कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट में कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होती। एक्चुअली प्रोटीन किसमें ज्यादा होती है? एक्चुअली नाइट्रोजन किसमें ज्यादा होती है? प्रोटीन में। कार्बोहाइड्रेट्स में, मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स में भी नाइट्रोजन नहीं होती, फैट्स में भी नाइट्रोजन इतनी ज्यादा नहीं होती। एक्चुअली नाइट्रोजन किसमें होती है? प्रोटीन में या न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए आरएनए में, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन, अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन खाएं, और ज्यादा नाइट्रोजन मैंने अभी आपको क्या बताया, ज्यादा नाइट्रोजन किस सूरत में हो सकती है? अगर हम क्या खा रहे हो? एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगर हम इतनी प्रोटीन ना ले रहे हो, ठीक है, ऐसी सूरत में फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में बेटा क्या होता है? मसल प्रोटीन ब्रेक, मसल प्रोटीन टूटती भी है और बनती भी है। और मसल में एक खास प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप नेक्स्ट चैप्टर में इसकी बड़ी अहमियत पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्रिएटिन फॉस्फेट जब ब्रेक होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? क्रिएटिनिन में। तो कुछ हमारे यूरिन में या मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के यूरिन में या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया भी हो और साथ के साथ क्रिएटिनिन भी हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस वेस्ट की, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो हमेशा सिर्फ यूरिया नहीं होगा। बच्चे, ये मेरा पॉइंट बहुत गौर से सुने, ये पॉइंट है असल में जो इस आर्टिकल का थीम है। नाइट्रोजिनस वेस्ट हमेशा सिर्फ यूरिया नहीं होता, हमेशा सिर्फ अमोनिया नहीं होता, हमेशा सिर्फ यूरिक एसिड नहीं होता, बल्कि कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो नाइट्रोजिनस वेस्ट के तौर पर रिलीज किए जा सकते हैं, जैसे क्रिएटिनिन।
आपको पता है अगर हमारे यूरिन टेस्ट किया जाए और उसमें क्रिएटिनिन ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है हमारे मसल ब्रेक हुए जा रहे हैं, हमारे मसल्स को खतरा है। ये एक डिजीज होती है, मुझे उस डिजीज का एक्चुअल नाम नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं शायद उसको। अगर किसी वजह से हमारे यूरिन में क्रिएटिनिन ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि क्रिएटिनिन कहाँ से आ रही है, क्रिएटिनिन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द मसल, तो हमारे यूरिन में ये भी शामिल होती है। सिर्फ हमारे नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं खास तौर पे जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, मैमल्स हैं, मसल्स हैं जिनके पास, उनमें ये वाली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है शामिल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सी, इसने मुझे 15 मिनट पहले क्यों कह दिया, रनिंग आउट ऑफ टाइम। रोज ही कोई मेरी बात बीच में होती है और जनाब सब ठक करके बंद कर। अच्छा, उसके बाद हाँ एक और चीज भी इसमें दी है कि हमारी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ये भी हो सकता है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी शामिल हो सकता है। और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया के लीथल इफेक्ट से बचने के लिए, तो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी हो सकता है। फिर तीसरी टाइप, फर्ज किया कि आपने डीएनए खाया, आपने डीएनए खाया और डीएनए में क्या होते हैं, प्यूरीन, पायरिमिडीन, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इनका नाम ही नाइट्रोजनस बेसिस है, यानी इनमें नाइट्रोजन रज के है। तो अगर प्यूरीन पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म हो तो फिर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन basis produces significant amount of nitrogenous waste of hypoxanthine, xanthine, uric acid, allantoin, यूरिया, अमोनिया। अब देखिए ये जो प्यूरीन और पायरिमिडीन्स हैं, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो इनमें इनके नतीजे में ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा बनाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है जो इनके मेटाबॉलिज्म से क्या बनाता है, जेंथीन, कोई बनाता है हाइपोजेंथीन, कोई ऑर्गेनिज्म है जो जैसे हम भी बनाते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म करके बनाते हैं एलेंटोइन। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इनका प्यूरीन पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म करके क्या बना देते हैं, यूरिया। कुछ ऐसे हैं जो इनका मेटाबॉलिज्म करके क्या बना देते हैं, अमोनिया। तो अल्टीमेटली अब आइए वापस बात को समेटते हैं। द नाइट्रोजिनस वेस्ट डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जैसा मेटाबॉलिज्म होगा उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट भी वैसा ही होगा। ये देखिए मैंने आर्टिकल का टाइटल क्या दिया है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म। जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मतलब हम जो हैं वो अपने यूरिन में क्या क्या हमारे जो है यूरिन में शामिल होता है, हमारे यूरिन में यूरिया शामिल होता है, हमारे यूरिन में क्रिएटिनिन भी शामिल होता है, ठीक है। हमारे यूरिन में इनमें से ये जो है ना, एक ये, बल्कि ज्यादातर तो यही शामिल होते हैं, एलेंटॉइन वगैरह शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं हमारे यूरिन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे यूरिन में शामिल है वही बाकी एनिमल्स में होगा। हो सकता है किसी एनिमल का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो, वो प्यूरिन और पायरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म से जेंथीन हाइपोजेंथीन निकालता हो। तो डिपेंड क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसी की तरह से उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली वो आपको बता रहा है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, और प्रोटीन के नतीजे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड यानी प्यूरिन पायरिमिडीन के उसमें कौन सा हो सकता है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मसल की ब्रेकडाउन के नतीजे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है। जी बच्चे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई बात रिपीट करवानी हो जल्दी से बताइएगा। जी हजरात।
जी बच्चे, आज भी आयशा एक ही है। क्यों बेटा? सहर, ऐसा ही है जब मैं गलत देख रहा हूँ? हाँ जी, आयशा एक ही है। फातिमा, हादिया, लैला, मायरा। जी सहर, कौन कौन एब्सेंट है बेटा? जी मुझे कहीं से उड़ता उड़ता एक संदेशा कहते हैं उसको, आया है कि सर टाइम कम है। तो चलें आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है इसीलिए कहा गया कि टाइम कम है, अगरचे जहां से ये संदेशा मुझे आया है मेरा ख्याल है कहा यह जा रहा है कि अगला टॉपिक ना स्टार्ट करें, लेकिन ये टॉपिक जो है ये इतना लंबा नहीं है हमारे पास। मुझे जो टाइम रिमेनिंग मिला हुआ है वो 5 मिनट है, बहुत बहुत टाइम है। अच्छा, अब अगला जो आर्टिकल है इसमें हम देखते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। पहले क्या था, ये जो पिछला मैंने आर्टिकल आपको बताया है इसमें मैंने क्या हेडिंग दी थी, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लेकिन अब जो अगला आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है वो आपको क्या बताने लगा है, जल्दी से आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल आपको बताने लगा है नेचर ऑफ मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। याद रखिए बच्चे, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर यूरिया को अमोनिया रिलीज करते हैं। फिश रिलीज अमोनिया, फिश अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, मरियम एंड आयशा, ओके। इनसे रीजन पूछेगा बच्चे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आए ये। जी, बहुत से जैसे फिश की अगर हम बात करते हैं तो फिश जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर क्या रिलीज करती हैं, अमोनिया। ये अमोनिया क्यों रिलीज करते हैं, दे डू नॉट रन द यूरिया साइकिल। आप जरा अगर नेक्स्ट अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर आए ना, तो नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को ये एक यूरिया साइकिल अवेलेबल है, ये यूरिया साइकिल अवेलेबल है। और ये यूरिया साइकिल मैमल्स में खास तौर पर होता है। लेकिन इस यूरिया साइकिल का इसमें एंड पे क्या बन रहा है, आखिरी प्रोडक्ट इसमें यहाँ पर देखिए यूरिया बन रहा है। अगरचे इस वाले साइकिल का इस आर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस साइकिल को एक और जगह बनाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूरिया साइकिल चला के क्या रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं। लेकिन इस साइकिल को चलाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। अब देखिए, मैं अब आपको एक और बात बताता हूं। जैसे मैंने अभी मैमल्स की बात की, मैमल्स क्या रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे, यूरिया। ये लेस टॉक्सिक है, रिक्वायर्स लेस वाटर टू एलिमिनेट। अगर हमें अमोनिया को रिलीज करना है तो अमोनिया मस्ट बी डाइल्यूटेड, मस्ट बी एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड। और आप लोगों की बुक में पता है क्या लिखा हुआ है, इसको आपको कैसे डाइल्यूट करना होता है, 1 ग्राम अमोनिया पर 500 ml ऑफ वाटर। आपको सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया रिलीज करने के लिए 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। और इसका क्या मतलब है जी बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका क्या मतलब है, अमोनिया सिर्फ कौन रिलीज कर सकते हैं? अभी मैंने लिखा ना फिश रिलीज कर सकते हैं, क्यों, ऐसी क्या खास बात है कि अमोनिया सिर्फ फिश रिलीज कर सकते हैं? जी जल्दी से आंसर करें। उनके पास पानी की कमी नहीं है और वाटर बहुत है, वाटर बहुत है। हम इतना पानी पी ही नहीं सकते, हम इतना पानी की इंटेक कर नहीं सकते कि हम 500 ml वाटर किसके लिए डेडिकेट कर दें, 1 ग्राम अमोनिया के लिए। हमारी बॉडी इजाजत ही नहीं देती। लेकिन हमारी बॉडी किसकी इजाजत देती है कि हम यूरिया साइकिल चला के अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को, ये बच्चे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ नाइट्रोजिनस वेस्ट, हम अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिया साइकिल चला के। ठीक है, तो यूरिया साइकिल चला के जो है वो हम करते हैं। और हमें पता है इसके लिए कितना वाटर चाहिए होता है, यहाँ लिख लेते हैं। हमें चाहिए होता है इसके लिए 1 ग्राम यूरिया पर 50 ml ऑफ वाटर। 1 ग्राम यूरिया रिलीज करने के लिए हमें सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए होता है। मैं आपको वो सेंटेंस भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यूरिया रिक्वायर्स ओनली
50 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिमूवल। नाइट्रोजन कह लें, जो है वो यूरिया कह लें। अच्छा बच्चे, मैं ये वाली मीटिंग ऑफ करो और हमारे पास 5 मिनट है, तो मैं फटाफट आपको दूसरा जो है वो सेंड करता हूँ।